नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि जौहरी, रीडर, स्नातकोत्तर चिकित्सा विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ, आयुष संवाद में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं आयुष मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी, आदरणीय प्रशांत त्रिवेदी जी प्रमुख सचिव, राजकमल यादव जी मिशन डायरेक्टर एवं उनकी टीम, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं डॉक्टर एस.एन. सिंह, निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन श्री सुरेश चंद्र जी, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लखनऊ श्री प्रकाश चंद्र जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं एवं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के तहत अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करा है। मेरे आज की चर्चा का विषय है आयुर्वेद में स्थूल रोग, बचाव, कारण एवं चिकित्सा, जिसे जन सामान्य की भाषा में मोटापा भी कहते हैं। और चूंकि ये जन सामान्य के लिए प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपनी भाषा जो है जन सुलभ रखने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना किसी बाधा के पहुंचा सकूं। और प्रश्न ये उठता है कि मोटा किसे कहेंगे, मोटा व्यक्ति किस व्यक्ति को मोटा कहें। सामान्य भाषा में देखा गया है कि हम देख के कह देते हैं कि व्यक्ति मोटा है, लेकिन जो व्यक्ति का वजन है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके लिंग पे, मतलब उसके सेक्स पे, उसकी आयु पे, उसकी लंबाई पे और उसकी शारीरिक बनावट पे। एक मानक वजन माना गया है एक सामान्य व्यक्ति का, यदि उससे 10% अगर व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो हम उसे जो है ओवरवेट कहते हैं। यदि 20 से 40% वजन ज़्यादा है तो हम जो है उसको अल्प मोटा कहेंगे। यदि 40 से 80% तक वजन सामान्य वजन से ज़्यादा है तो हम उसको मध्यम मोटा कहेंगे। और यदि 80% से भी ज़्यादा वजन है व्यक्ति का तो हम उस व्यक्ति को जो है वो हम मितस्वी या स्थूल व्यक्ति कहेंगे। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन सामान्यतः करा गया है। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिक तौर पे देखें तो साइंटिफिक तौर पे अगर हम देखें तो इस बात का ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे एसेस करें। तो वैज्ञानिक तौर पे देखा जाता है तो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट ऐसे व्यक्तियों का कम हो जाता है, और बीएमआई जिसको हम बेसल बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम उसके वेट और उसकी लेंथ से कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक साधारण सा है, ये आप घर में भी कर सकते हैं, अपने परिवार में भी घर के अंदर इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक वेइंग मशीन चाहिए जिसके कारण आप उस व्यक्ति का वेट ले सकें, और एक इंची टेप चाहिए जिससे आप उसकी लंबाई नाप सकें। तो वेट लेने के लिए उसको किलोग्राम में वेट लेना है और लंबाई जो है उसकी मीटर में नाप लें, और जितना किलोग्राम में वेट आए और जितनी उसकी लंबाई मीटर में आए उसको, उसके वेट को उसकी लंबाई के स्क्वायर से भाग कर दें, और जितना भी वैल्यू आएगी वो उसकी बीएमआई कहलाएगी, या जो है इंडेक्स जो है बॉडी मास इंडेक्स कहलाएगा उसका। अगर ये बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से ज़्यादा है तो ऐसा व्यक्ति ओवरवेट कहलाता है। यदि ये जो है बीएमआई जो है वो 30 से ज़्यादा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो है ओबेस पर्सन कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा मेथड जो है जो हम लोग घर में यूज़ कर सकते हैं वो है बॉडी जो है बॉडी का हम रेशियो लेते हैं, जिसमें कि हम हिप वेस्ट रेशियो जिसको हम कहते हैं WHR रेशियो, वेस्ट हिप रेशियो, जिसमें हम जो होता है व्यक्ति की जो है कमर और बटक्स यानी कि हिप्स की जो होती है वो चौड़ाई नाप लेते हैं और उसको भाग करते हैं, कमर की चौड़ाई को हिप की चौड़ाई से भाग करते हैं। मेल्स में ये नॉर्मल जो है वो 0.94% है, और फीमेल्स में जो है ये जो है 0.83 है। अगर इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू आती है तो ऐसा व्यक्ति जो है ओवरवेट या ओबीस कहलाता है। तो ये दो मेथड हैं जिसको हम घर में यूज़ कर सकते हैं, और ये साइंटिफिकली आपकी ओबेसिटी को काउंट कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने स्थूल रोग ही क्यों चुना, यह स्थूल रोग ही क्यों।
तो देखा जाए तो स्थूल रोग आजकल बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड कर रहा है। पहले ये माना जाता था कि ये विकसित देशों की व्याधि है, विकासशील देशों में नहीं होती है, लेकिन पिछले 20-22 सालों में इंडिया में जो है इसका रेट बहुत बड़ा है और विश्व में जो है प्रत्येक 5 आदमी में से 1 आदमी जो है वो स्थूल रोग से पीड़ित है या मोटापे से पीड़ित है। इंडिया में 13% फीमेल्स और जो है 9% मेल जो है वो मोटापे से पीड़ित हैं। इसके अलावा पहले तो ये मोटापा मेल्स में 30 से 35 साल की उम्र में स्टार्ट होता था और फीमेल्स में 40 से 45 साल की उम्र में स्टार्ट होता था, लेकिन अब इस मोटापे की हालत ये है कि ये बच्चों में भी पाया जाता है और बच्चों में बहुत कॉमन हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे समाज में फैल गया है कि हम इसको रोग मानते ही नहीं है, एक सामान्य अवस्था की तरह मानते हैं। अगर आप समाज में भी निगाह डालेंगे तो देखेंगे कि हर दूसरा चौथा व्यक्ति जो है वो ओवरवेट हो रखा है और इसको हम लोगों ने व्याधि मानने से ही मना कर दिया। आयुर्वेद में इसका वर्णन जो है अष्ट निंदित पुरुष के रूप में करा गया है। ये 8 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई गई हैं, जो बताई गई हैं कि वो जो है निंदित हैं, यानी कि उन लोगों को परफेक्ट पर्सनैलिटी नहीं माना जाता। ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आयुर्वेद में बुरी बताई गई हैं, या ऐसे व्यक्ति जो जिनकी चिकित्सा करना मुश्किल होता है, जिनको आयु कम होती है, जो निंदनीय पर्सनैलिटी बताएगी। और इन 8 पर्सनैलिटीज में भी सबसे ज़्यादा निंदित पर्सनैलिटी जो है वो मेदो रोग वाली पर्सनैलिटी है या ओबेस पर्सन है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं और चिकित्सा जो है उसकी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अष्टनिंदित पुरुषों में इसका वर्णन है आयुर्वेद में और इसको जो है वो कहा गया है कि ये अष्टनिंदित पुरुषों में सबसे निंदित पर्सनैलिटी मानी गई है। इसके बाद हम इस रोग के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक कारणों की बात है तो आयुर्वेद में जो उपस्तंभ बताए गए हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो इसमें 3 उपस्तंभ मीन्स पिलर्स हैं, ये सब पिलर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ को। और इनमें से एक पिलर भी अगर खराब होता है तो बिल्डिंग गिरने के चांसेस हैं, यानी कि रोगी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए, इस लिहाज से देखा जाए तो आहार का मुख्य रोल है आपके स्थूलता में। और जो आहार है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा, ये सभी को मालूम है कि आहार का बहुत ज़्यादा रोल है इस व्याधि को उत्पन्न करने में। जैसे विधिवत आहार का सेवन नहीं करना, खाए हुए अन्न का जो है पाचन हुए बगैर दोबारा से भोजन कर लेना, या फिर अत्यधिक भोजन करना या असमय भोजन करना। यानी कि आयुर्वेद में बताया गया है कि जो खाने के तरीके बताए गए हैं वो अष्टाहार विधि विशेषायतन या 12 प्रविचारणाएं बताई गई हैं, जिसमें रूल्स बताए गए हैं कि किस तरीके से भोजन का टेक करना है। उसमें ये बताया गया कि एक पार्ट जो है वो लिक्विड के लिए, दूसरा पार्ट सॉलिड के लिए और तीसरा पार्ट आपको खाली छोड़ना है, ताकि जो है ये डाइजेशन के बाद जो गैसेस वगैरह बनती हैं वो ठीक से जो है इवैक्यूएट हो पाए या उसके लिए स्पेस मिल पाए आपको। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेद में खान पान को लेके, और अगर इनका पालन नहीं करा जाता है तो मोटापा होता है। ठंडा भोजन, आजकल फ्रिज का चलन बढ़ गया है और लोग खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं, दिन भर उसी को खाते हैं, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो एक ये बड़ी समस्या है कि ठंडा भोजन या फ्रिज में रखा हुआ भोजन। इसके अतिरिक्त इस चीज़ से सभी लोग वाकिफ़ हैं या जानते हैं कि घी, तेल और चिकनाई युक्त भोजन जो है वो, तला भुना भोजन जो है वो, जैसे कि पकौड़ी है, भटूरा है, पूड़ी, पराठे, समोसा इत्यादि, या मीठी चीज़ें जो है ये ज़्यादा लेने से जो है मोटापा बढ़ता है। लोग इस चीज़ को तो मानते हैं कि जो है तला भुना कम करेंगे, लेकिन इस चीज़ पे कतई ध्यान नहीं देते हैं कि मिठाई, जो मीठी चीज़ें हैं वो भी आपका वजन बढ़ाने में काम करती हैं। और जो ये मीठी चीज़ें होती हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा मात्रा में लेने पे वो अल्टीमेटली अगर वो फैट में कन्वर्ट होता है। बेसिकली वहाँ पे एक बैलेंस है, जो कैलोरी हम इंटेक करते हैं या जो हम फूड लेते हैं और जितना हम वर्क करते हैं, जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं, उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यदि वो बैलेंस नहीं होता है, अगर हम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं और कैलोरी कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कैलोरी अल्टीमेटली जो है वो फैट में कन्वर्ट होके हमारे यहाँ, हमारी बॉडी में के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो फैट के रूप में एक्यूमुलेट हो जाती है।
तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि घी तेल तो हम कम कर देते हैं और मीठी चीज़ें खाना बंद नहीं करते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि घी तेल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को भी हमको कट डाउन करना है अपनी डाइट से। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक है, पेस्ट्री है, वाइट ब्रेड है, बिस्कुट हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्रूट जूसेस या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें बहुत रिच हैं कार्बोहाइड्रेट में और फैट्स में, और इन चीज़ों को अगर आप सेवन करते हैं तो अल्टीमेटली आपका वेट गेन होना तय है। इसके अलावा आजकल जो है खाने पीने में जंक फूड का जो है चलन बढ़ गया है, फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, जैसे पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो जो है घी तेल पड़ा होता है और मैदा होती है जो कि शरीर को नुकसान देती है और वेट गेन कराती है। इसके अतिरिक्त दूध भी, जो मलाईदार दूध होता है वो, या दूध से बनी चीज़ें से खोया वगैरह, दही इत्यादि, ये भी वेट गेन कराते हैं। सब्जियों में देखा जाए तो वो सब्जियां जो जनरली ये माना जाता है ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंदी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी जो हैं ये शरीर को नुकसान करती हैं और फैट का एक्युमुलेशन बॉडी में कराती हैं। ये फैट को, जब फलों में कुछ जैसे बहुत मीठे फल हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे केला, अंगूर और ख़ासतौर से खजूर। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनमें मीठा बहुत ज़्यादा है और ये फैट को जो है वो जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर। ड्राई फ्रूट्स में बेसिकली वो अवॉइड करना चाहिए, पिस्ता, काजू इत्यादि जो हैं ये भी वेट को गेन कराते हैं। इसका दूसरा कारण जो है अगर हम देखें तो वो जो है दिनचर्या, हमारी जो विहार है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इनमें डिफेक्ट आना जो है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। सुबह देर तक सोना, खाना खाने के बाद सो जाना, दोपहर में सो जाना, बार बार सो जाना, तो ये चीज़ें नुकसानदेह हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि रात में टाइम से सोइए और सुबह जल्दी उठ जाइए टाइम से। इसके अतिरिक्त जो है पैदल नहीं चलना, एक स्थान पर बैठे रहना, व्यायाम ना करना, सीढ़ी ना चढ़ना, लिफ्ट का ज़्यादा प्रयोग करना। छोटी दूरियों के लिए भी आजकल व्हीकल का प्रयोग करते हैं, पैदल ना सब्जी लेने जा रहे हैं, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मदर फादर जो स्कूटी लिवा दी है उससे चले जाते हैं बच्चे, कोई साइकिलिंग वगैरह का आजकल ट्रेंड खत्म हो गया, तो वो चीज़ें भी जो हैं वेट गेन करा रही हैं। और बच्चों में आजकल एक प्रवृत्ति और बढ़ी है, जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, क्लासेस भी सारी ऑनलाइन हो रही हैं, तो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेडेंट्री लाइफ की तरह, यानी कि स्थिर बैठे रहने की लाइफ हो गई है। पढ़ाई भी कंप्यूटर पे हो रही है, वीडियो गेम भी कंप्यूटर पे, मोबाइल पे सारी चीज़ें हो रही हैं, प्ले स्टेशन हो रहे हैं, घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया, बच्चों का आउटडोर गेम बंद है। और साथ में खाना, दिन भर खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, इसलिए जो है आजकल जो है ये वेट गेन की समस्या जो है आजकल बढ़ती चली जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है मानसिक कारण, कुछ मानसिक कारण भी बताए गए हैं आयुर्वेद में, जैसे कि चिंता ना करना, चिंता या मनन ना करना। चिंता करना मतलब चिंतनीय विषयों पे भी चिंता नहीं करना। चिंतनीय विषय जैसे कि हमको अपनी जो है परीक्षा की चिंता करनी है, हमको अपनी रोजी रोटी की चिंता करनी है, हमको अपने परिवार की चिंता करनी है, हमको अपने जीवन यापन की चिंता करनी है, लेकिन वो चिंता ना करके आप बेपरवाह रहते हैं या फिर मौज मस्ती में रहते हैं और कोई आपको जो है किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस होता ही नहीं किसी कंडीशन में। तो ये जो मस्त मौला ज़िंदगी का जो रूटीन है ये भी आपका वेट गेन कराता है। इसके अलावा जो एक आयुर्वेद में बताई गई चीज़ है वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता या बीज दोषजन्य, यानी कि आदमी के परिवार की हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी होती है, मदर फादर हैं, चाचा ताऊ अगर मोटे हैं तो उसमें ये संभावना हो जाती है कि आपका भी वजन बढ़ जाए या वो चीज़ें संतानों को ट्रांसफर हो जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी कुछ बताए गए हैं जो कि आजकल देखे जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस में आप देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत बड़ा कारण आज निकल के आ रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम करती है, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है लोगों को। इसके अलावा और ये जो प्रवृत्ति है हाइपोथायराइडिज्म की फीमेल्स में ज़्यादा है। फीमेल्स का जो एक मोटापा है वो हाइपोथायराइडिज्म का एक देन है कई फीमेल्स में। हालांकि इसके साथ और लक्षण भी हैं जो सामान्य मोटापे से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या अलग करते हैं। इसके अलावा ACTH जो है वो भी है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होना, जो कुशिंग सिंड्रोम का एक कारण बन रहा है आजकल।
या ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होना, या सेक्स हार्मोन के डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम हो जाना, सेक्स हार्मोन का डिसबैलेंस होना, ये कई सारे कारण हैं जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस में आ रहे हैं। इसके अलावा आजकल जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोग ओरल पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फीमेल्स यूज़ कर रही हैं, वो भी एक मोटापे का कारण है कई लेडीज़ में प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी, ये भी कारण है जो कि डिलीवरी के टाइम वेट गेन हो जाता है या प्रेगनेंसी के टाइम वेट गेन हो जाता है और वो वापस से नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। या फिर मीनोपॉज यानी कि मासिक धर्म बंद होने के बाद अचानक से वेट गेन होने लगता है फीमेल्स के केस में। इसके अलावा मासिक धर्म की जो कुछ समस्याएं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, वो भी लड़कियों में, यंग एज की लड़कियों में भी मोटापे का कारण बन रही है। इसके अलावा जो कुछ डिजीजेस हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यानी कि अवसाद की जो दवाएं हैं वो भी कई बार वजन को बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसके अलावा मूड इलिवेटर्स हैं, लिथियम वगैरह, और तो और अस्थमा की ड्रग्स या न्यूमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया की ड्रग्स भी कुछ हैं जिसमें कि लोग स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं और ये स्टेरॉइड जो होते हैं वेट गेन कराते हैं। तो इस तरीके से कई दवाएं हैं। डायबिटीज़ की कुछ दवाएं हैं जैसे कि ग्लिमिप्राइड है, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो वेट गेन कराती है। तो इस तरीके से कुछ दवाएं भी हैं जो कि वेट गेन करा रही हैं व्यक्ति का। अब हम बात करेंगे कि मोटापे के लक्षण क्या हैं। लक्षण हम कैसे पहचानें कि व्यक्ति मोटा है और उसमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो अत्यधिक भूख लगना, पेशेंट को अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, ऐसा बेसिकली इस तरीके से होता है कि ऐसे व्यक्ति जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनकी जठराग्नि यानी कि पाचन अग्नि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अत्यधिक स्वेद आना, स्वेद इसलिए ज़्यादा होता है कि फैट जमा हो गया होता है और फैट जब पिघलता है तो वो स्वेट के रूप में बाहर आता है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वेद जो है वो मेद धातु का मल है जिसकी वजह से अत्यधिक स्वेद आता है। दौर्गंधे होना यानी कि पसीने की इतनी बदबू आती है मोटे लोगों के पास से कि पगल में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो दौर्गंधे जो है वो जनरली जो ये मेद धातु है जो 7 धातुएं बताई गई हैं बॉडी के लिए, धातुओं से यहाँ अभिप्राय है कि जो शरीर को धारण करती हैं, जो शरीर का निर्माण करती हैं, वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हैं, जिसमें से एक मेद धातु है। और यही जब अप्रशस्त मेद धातु यानी कि विकृत मेद धातु की वृद्धि हो जाती है तो उससे मोटापा बढ़ता है और अन्य धातुओं का पोषण नहीं होता है जिसके कारण कि शरीर में दुर्बलता आती है। तो ये जो विकृत धातु है जिसमें कि आम मिला होता है उसके कारण ये दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है पसीने में। जठराग्नि जो होती है इसमें उसका भी डिफेक्ट आ जाता है तो वो बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। इसके कारण जो होता है जठराग्नि जो धातुओं का शोषण करने लगती है और मेदो धातु अग्नि मंद हो जाती है और विकृत मेद के कारण श्रोतस्व में अवरोध होता है। श्रोतस्व में चैनल जो कि पोषण देते हैं अन्य धातुओं को, तो अन्य धातुओं का पोषण न होने के कारण दौर्बल्य होता है, उत्साह में कमी हो जाती है, व्यक्ति आलसी हो जाता है। और जो ये फैट होता है, विकृत फैट होता है, ये जनरली जो होता है वो उदर में, स्तन में और नितंब मतलब हिप्स में जमा होना शुरू हो जाता है और बॉडी डी शेप्ड होने लगती है। निंद्रा अधिक हो जाता है, मैथुन शक्ति का ह्रास यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर है या लिबिडो जो है वो कम हो जाती है। आयु का ह्रास होता है यानी कि सभी धातुओं का जो पोषण नहीं होता तो आयु का ह्रास होता है। और सांस का फूलना, थोड़ा सा भी काम करता है ऐसा व्यक्ति तो उसकी सांस फूलने लग जाती है और पेशेंट को कार्य करने में दिक्कत होती है। आयुर्वेद में जो है 2 तरीके के मेद धातुओं का वर्णन करा गया है, जैसे बद्ध मेद और अबद्ध मेद। बद्ध मेद वो है जो कि बंधा रहता है यानी कि जो सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है, जो कि बॉडी में जो होती है वो जन्म के समय से निश्चित होती है, 1 से 2 अरब होती है, जिसके अंदर फैट डिपोजिशन होता है और उसके कारण जो होता है वेट गेन होता है या डिफॉर्मिटी ऑफ द बॉडी होती है या विकृति होती है बॉडी में, शेप में। अब बद्ध मेद के अलावा दूसरा जो मेद कहलाता है वो कहलाता है अबद्ध मेद। अबद्ध मेद वो होता है जो फ्री फ्लो करता है ब्लड के साथ और बद्ध मेद का पोषण करता है। जैसे कि अबद्ध मेद में हम लोग मानते हैं कि जैसे लिपिड्स, आम भाषा में सारे लोगों को मालूम है कि हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल
VLDL, SDL, ट्राइग्लिसराइड या HDL, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दो तरीके का, आप सारे साधारण भाषा में बोला जाता है कि दो तरीके का जो है वो चर्बी होती है बॉडी में, और वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो SDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, VLDL, SDL वगैरह को जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये धमनियों में जमा होता है और धमनियों में रक्त के प्रवाह को रोकता है, उनकी लचीलेपन को कम कर देता है, इसलिए इनकी मात्रा शरीर में कम होनी चाहिए और SDL की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए बद्ध और अबद्ध मेद का जो है आयुर्वेद में वर्णन करा गया है, और इसी के कारण जो है बद्ध अबद्ध मेद के कारण जो है आगे के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं। तो मोटापा इटसेल्फ व्याधि तो है, लेकिन उस वक्त लॉन्ग लास्टिंग जो है, लॉन्ग टर्म में जो है ये जाके या लंबे समय बाद इसके कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। ये अकेले नहीं रहती, ये कई व्याधियों के साथ एक साथ उत्पन्न होती है, जिसके कारण की बाद की स्थिति में शुरू के सालों में तो हल्का मोटापा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, और इसलिए इसको जो है खतरनाक व्याधि माना गया है। और इसलिए कहा गया है कि इस व्याधि से पीड़ित व्यक्तियों की आयु का ह्रास होता है और जल्दी सर्वाइव नहीं करते हैं, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि डायबिटीज जो है एक ऐसा कॉमन रोग है जो हब बन गया है इंडिया डायबिटीज का। उसका मुख्य कारण जो है वो मोटापा ही माना गया। तो मोटापा जो है, मोटापे में 3 गुना शुगर जो है वो 3 गुना जो है मोटापे में शुगर के रोगी बढ़ जाते हैं। यानी कि जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है मधुमेह होने की, वो 3 गुना ज्यादा होती है मोटे व्यक्ति में। इसका ये मतलब नहीं कि हर मोटा व्यक्ति डायबिटिक हो जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति में संभावनाएं 3 गुना ज्यादा होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी का भार बड़ा होता है, बॉडी का वेट बड़ा होता है और उतना इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता। इसके अलावा जो है इंसुलिन जो है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है फैट के कारण। जो फैट होता है वो जो होता है इंसुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसके कारण इंसुलिन ज्यादा मात्रा में निकलने के बावजूद भी काम नहीं कर पाता है, और वो टाइप 2 डायबिटीज को प्रेसिपिटेट कराता है। इसके अलावा दूसरी चीज अगर हम देखें ध्यान से तो हृदय रोग जो है वो बहुत बड़ा कारण है उसका जो है वो मोटापा। हृदय रोग में अगर हम शरीर का भार बढ़ता है तो हृदय को उतनी ही ज्यादा ताकत से पूरी शरीर को ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है। उतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई ज्यादा देने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम करने के लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है। और अगर ये ब्लड जो है पूरी तरीके से बाहर सर्कुलेट करने में सक्षम नहीं होता तो कंजेस्टिव कार्डियक फ्लो, या जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर होने लगता है, धीरे धीरे हार्ट का साइज बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त अगर ब्लड सप्लाई, अगर ये जो लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है या अबद्ध मेद डिस्टर्ब है, तो ये कई बार जो होता है जो है खून की नलियों में जमा होने लगता है, और इसमें हृदय को जो है खून की सप्लाई या अन्य ऑर्गन को खून की सप्लाई कम कर देता है, जिसके कारण की हार्ट अटैक होने के चांस या मायोकार्डियल इंफार्क्शन MI होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हृदयघात कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या VLDL जो है ये बढ़ जाता है शरीर में, तो ये जो इसका खून की नलियां जो होती हैं इनका लचीलापन कम कर देता है। लचीलापन कम हो गया और कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, यानी कि हार्ट जो है ज्यादा मात्रा में पंप फेंक रहा है, खून फेंक रहा है, पंप कर रहा है। तो दोनों कंडीशन मिला के हाइपरटेंशन उत्पन्न करती हैं, और जो कि हाइपरटेंशन आप जानते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। विशेष तौर से आपकी किडनी भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होने लगती है, किडनी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसके बाद फेफड़ों में भी इसका असर आता है ओबेसिटी का, जिसके कारण सांस फूलने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है शरीर में, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो वजन बढ़ने के कारण जॉइंट्स पेन, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है धीरे धीरे, घुटने और एंकल जॉइंट्स वगैरह इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैथुन शक्ति का ह्रास मैंने पहले भी बताया था होने लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है, और जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण मैथुन शक्ति जो है व्यक्ति की कम होने लगती है। एंड्रोजन्स जो होते हैं फीमेल्स में बढ़ने लगते हैं, बंधत्व होने लगता है, शुक्राणु कम बनते हैं, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट आता है।
इसके अलावा कैंसर की प्रवृत्ति भी लोगों में बढ़ने लगती है। कैंसर की प्रवृत्ति जैसे कि मेल्स में जो है प्रोस्टेट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर या फिर मलाशय का कैंसर बहुत कॉमन है। फीमेल के केस में अगर देखा जाए तो फीमेल में ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, गॉल ब्लैडर कैंसर और गॉल स्टोन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो होती है अत्यधिक पाँव में दबाव बढ़ने के कारण या वेट के कारण कई बार वेरिकोज वेन यानी कि जो पाँव की जो नली हैं, खून की नलियां हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं और केंचुए की तरह वो मोटी हो जाती हैं और पाँव में सूजन आ जाती है। इसके अतिरिक्त मानसिक कुछ विकार भी हो जाते हैं इसमें, जो कि जैसे पेशेंट जो है अपने आप को आइसोलेशन में रखने लगता है और उसको लगता है कि उसको जो है फन बनेगा, हर जगह मजाक बनाएंगे लोग, इसलिए उस सोसाइटी से आइसोलेट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट जो है वो अलग हो जाता है सोसाइटी से। ये कारण है कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे चिकित्सा की। चिकित्सा जो है वो इसमें जो करी जाती है वो इस तरीके की चिकित्सा करनी चाहिए जो आयुर्वेद में बोला है, गुरु संतर्पण चिकित्सा। इसमें आयुर्वेद में बताइए, गुरु का मतलब आप फूड जरूर लें, लेकिन फूड जो है वो देर से पचने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो है और वेट बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि फीलिंग ऐसी हो कि पेट भरा हुआ है, देर से पच रहा है भोजन, लेकिन जो है वो वेट ना बढ़े उसका, इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की डाइट, और इस तरीके की डाइट जो होती है वो जनरली फाइबर रिच डाइट होती है और लो कैलोरी डाइट होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कट डाउन करने पड़ते हैं। तो अपनी डाइट का जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको कट डाउन करना चाहिए इसमें। और कार्बोहाइड्रेट जो है आपके खाने में केवल 15 से 20%, प्रोटीन आपको बढ़ा देना चाहिए 50% के करीब, 50 से 70% प्रोटीन, और फैट भी जो है वो 15 से 20% आपके खाने में होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्रैश डाइटिंग करते हैं, जो बिल्कुल लंघन करने लगते हैं, यानी कि खाना ही खाना बंद कर देते हैं या फैट को अपनी डाइट से बिल्कुल ही निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति हैं अगर फैट अगर बिल्कुल नहीं लेंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, या आप अपने शरीर के वजन को बहुत तेजी से अगर डाउन करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। फूड जो है आप जो है टाइम से लें, समय से फूड लें, और अपना जो फूड है वो स्किप ना करें। जो फूड है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों जो है टाइम से होने चाहिए, और बीच में बल्कि अगर आपको भूख लगती है तो एक स्मॉल मील भी ले सकते हैं। तो फूड स्किप करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है घी, तेल, मीठे चीज़ें, नमक, चावल, आलू, चीनी, गुड़, नवीन अन्न, दही, शीतल पेय, गेहूँ का आटा और जो है मैदा, ये जो है वो कम लें। गर्म पानी उष्णोदक का आयुर्वेद में बताया गया, कई बार जो है धीरे धीरे पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं। इसमें पुराना शहद जो बताया गया वो पिएं। नींबू, मट्ठा, छाछ, नारियल पानी इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। और फलों में जो है अमरूद है, तरबूज है, खरबूजा, पपीता, सेब और संतरा, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। रेशे वाले जो फल हैं और साग हैं उनका प्रयोग करें। फ्रूट जूसेस को आप अवॉइड करें। फ्रूट जूसेस जो है डायरेक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट जो है देते हैं, और जिसकी वजह से फाइबर्स नहीं होते, जिसकी वजह से आपको फ्रूट जूस को अवॉइड करना चाहिए। आटा जो है वो चोकर युक्त आटा लेना चाहिए। आटे में जो है जौ, जई, चना और सोयाबीन, मेथी मिलाकर उसको यूज़ करें। और खाने से पहले ज़्यादा मात्रा में सलाद का प्रयोग करें। सलाद जो है ज़्यादा मात्रा में लें, जैसे खीरा, मूली, ककड़ी, टमाटर वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करें। जो एक सामान्य भोजन क्रम विधि है वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें इस मेदो रोग में जो है जो चिकित्सा है वो मैंने बताया था कि गुरु और अवतर्पण चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो चिकित्सीय परामर्श से जो दवाएं लेनी चाहिए वो नमक गुग्गुल है, मेदोर गुग्गुल है, पंचतिक गुग्गुल, त्रिउष्णादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। और अगर फल त्रिकादिक्वात, त्रिफला क्वात, मुस्तकादिक्वात, वैद पंचमूलक्वात, इनका प्रयोग करा जाता है। और रसायन औषधियों में अगर देखें हम तो लौ रसायन, विडंग आदि लौ, आरोग्यवर्धनी वगैरह का प्रयोग करा जाता है। अगर हम किचन से देखें तो किचन से हम लोग जो है दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, शुंठी, पिपली, मरीच है, अमलकी है, विविध की, हरित की, त्रिफला चूर्ण, शतावरी चूर्ण, लहसुन, हींग, इन सबको भी आप अपने
जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अर्जुन है, गुड़ूची है, इनका भी चिकित्सीय प्रयोग जो है इसमें करा जाता है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो जो है एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, और इसके साथ ब्रिस्क वॉक इसमें अच्छा है, यानी कि ब्रिस्क वॉक से मतलब है कि 10 मिनट में 100 कदम चलें। इसके अलावा साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वेट लिफ्टिंग है, कार्डियो एक्सरसाइज है, तो ये, और आउटडोर गेम्स का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो गेम्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, इंडोर गेम्स को अवॉइड करना चाहिए, व्हीकल का कम यूज़ करना चाहिए, और वॉक जो है वो जो अगर एज ज़्यादा है तो वॉक वगैरह करनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पंचकर्म एक आयुर्वेद का विशिष्ट जो है चिकित्सा है, जो जिसका कि मोटापे में रोल है, और इसका जो है हमारे यहाँ जो है योगिक एक्सरसाइज कुछ बताई है योग के नाम पे। तो पवन मुक्त आसन है, उत्तान पादासन है, नौका आसन है, प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। पंचकर्म की जहाँ तक बात है उसमें उद्वर्तन यानी कि ड्राई पाउडर से जो है वो मसाज करनी चाहिए, तेल से मसाज नहीं करनी चाहिए। वमन विरेचन और जो है वो कराना चाहिए। इसमें वस्ती जो है जनरली लेखन वस्ती, क्षार वस्ती या उष्ण और रुक्ष वस्तियों का प्रयोग कराया जाता है इसमें, और सर्वांग श्वेत, इनके द्वारा जो है वो पंचकर्म से ट्रीटमेंट करा जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट केवल चिकित्सीय परामर्श के द्वारा लें, अपने आप ऐसा ट्रीटमेंट ना करें। और चिकित्सीय परामर्श हेतु जो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में आप संपर्क कर सकते हैं, आउटडोर विभाग में। वहाँ पे आपको इससे संबंधित सारा ज्ञान मिल जाएगा, सारा परामर्श मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग आयुष टेलीमेडिसिन में भी आपको मिल सकते हैं। वहाँ आयुष टेलीमेडिसिन के द्वारा भी आप हम लोगों से परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।